नमस्कार मित्रों। मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्थी 2080 शुक्रवार 1 दिसंबर 2023 दोपहर के लगभग 12:30 बजे हैं। आज का मेरा ही दूसरा वीडियो। और मित्रों, मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये मैंने जो जैकेट पहन रखा है वो गर्म नहीं है। ये जैकेट फैंसी है, गर्म जैकेट नहीं है। अब दिसंबर का महीना आ गया और अब तक सर्दी शुरू नहीं हुई। सर्दी शुरू होने के बाद तो मेरे तन पर ये फैंसी कपड़े न दिखाई देते, बल्कि और गर्म कपड़े दिखाई देने चाहिए। दिसंबर तो नवंबर से ही सर्दी शुरू होनी चाहिए। दिसंबर तो पीक महीना है सर्दियों के लिए। तो मौसम का ये एक बड़ा बदलाव कि दिसंबर के महीने में रात में तो कई जगह पंखे चलते हैं। अभी जब मैं आपके पास बैठा हूँ तो मेरा एसी चल रहा है 26 या 27 पर। ये तापमान की बात कर रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है कि मेरे इस ऑफिस के कक्ष में भी एसी की ज़रूरत पड़ रही है, और एसी की ज़रूरत भी 26 और 27 डिग्री पर रखा हुआ है मैंने। तो ये जो मौसम का बदलाव है ये सच में चिंताजनक है मित्रों। और चिंताजनक अखिल माने वैश्विक स्तर पर मौसम अभी अलग अलग प्रकार से पूरे विश्व के मानवों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। कहीं भीषण बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है। जहाँ बारिश इस मौसम में नहीं हुआ करती, बारिश के लिए वो देश तैयार नहीं है। हमारे देश में भी जगह जगह अनेक प्रांतों में बारिश बड़े पैमाने पर और चल रही है। उत्तर भारत में बारिश ही बारिश चल रही है। और मैं आशंकित हूँ कि यहाँ कलकत्ता में भी अगर सिलीगुड़ी में बारिश आ रही है तो कलकत्ता कितना दूर है, कलकत्ता में भी बारिश पड़ेगी। और वैसे भी बारिश के बाद ही सर्दी आती है। ये एक मौसम का नियम है, समीकरण है कि ठंडी बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती है तो वही ठंडक और मौसम बदलती है। और इस बदलते मौसम का दुष्प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर हमारी खेती पर पड़ रहा है, किसानों पर पड़ रहा है। किसानों को मौसम के अनुकूल बारिश मिले और बेमौसम की बारिश उनके सारे परिश्रम को, जो उन्होंने खेत बो दिए थे, उन खेतों की जो छोटी छोटी कोंपलें निकली हुई थी उनको बहा ले जाती है, बीज जड़ समेत। तो ये किसान हतप्रभ है। और किसानों के लिए जगह जगह स्थानीय सरकारें, प्रांतीय सरकारें भी और केंद्रीय सरकारें भी, क्योंकि अभी किसान जो हैं वो बहुत जागृत है अपने अधिकारों के प्रति, तो अपने अधिकार स्वरूप हर्जाना मांगते भी हैं और सरकार भी प्रोविज़न करके रखती है कि भाई किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब मुझे ये बात अटकती खटकती है मित्रों कि स्वाभाविकता हमने एकदम खो दी है। किसान का अपना काम है खेती करना, और ऐसे जब मौसम का ताप सहना पड़ता है, मौसम कहर ढाता है, तो हमारी व्यवस्था में उसके आसपास ही मदद बनी रहती है। हमारे यहाँ व्यवस्था, जमींदार भी हमारे यहाँ अपने खजाने खोल दिया करते थे, और राजा लोग जो होते थे वो छोटी छोटी रियासतों के राजा, उनके दरबार में ही ये समस्या स्थानीय तौर पर हल हो जाती थी।
और किसान उत्साह से फिर लग जाता था अपने काम। अब ये ठेठ इतना बड़ा देश है भारत, उसमें केंद्र पर और ये सारा हो जाता है, और ये मौसम का जो बदलता और विद्रूप होता और संकट के नाते खड़ा हुआ ये दृश्य है। कहीं अतिरिक्त बारिश, कहीं सूखा, कहीं बहुत गर्मी, और जहाँ जहाँ बारिश आ गई वहाँ बहुत सर्दी। तो ये जो मौसम का बदलाव है ये बहुत असह्य जैसा, अभ्यस्त नहीं है ना। भारत का मन, क्या ये पूरी दुनिया के इंसान का मन, वो मौसम के अनुसार सर्दी गर्मी बारिश तीनों ऋतुएं आए तो उनका स्वागत होता है। और मौसम की सीमाओं को तोड़कर जब कोई भी ऋतु आती है तो उसका स्वागत कैसे करे आदमी। बिना बुलाए घर आए मेहमान का स्वागत तो नहीं हो सकता। ये बार बार मैंने तो बहुत बार अपने लिए महसूस किया है मित्रों। मैं कभी अचानक बिना बुलाए कहीं अपने प्रिय मित्र के घर भी पहुंच जाता हूं तो पूरे घर के लोग हतप्रभ रहकर स्वागत नहीं करते। अगर मैंने पहले से सूचना कर दी हो कि भाई मैं आऊं कि नहीं आऊं, तब तो स्वागत होता है। इसी कारण से हमारे वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक पहले से घोषणाएं करने लगे हैं, लेकिन हमारे मौसम वैज्ञानिकों से अब अपेक्षा है कि ये बेमौसम के चक्र को वो बदलने की दिशा में काम करे। सब चीज़ें मौसम के अनुसार और रीतिवत घटित हों। ये विज्ञान के जिम्मे ही आएगा। वैज्ञानिकों के उपकरणों के कारण ही अतिरिक्त जो दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, उस कारण ही प्रकृति प्रकुपित होकर और प्रदूषित हुई है। ये प्रकृति का प्रदूषण ही है, ये प्रकृति का प्रकंपन और वो नाराज होना है जो भुगतना पड़ेगा इंसान को। क्यों भुगतना पड़ेगा? क्योंकि ये सब इंसान का किया धरा है। इंसान के पाप खुद उसके सर चढ़कर बोल रहे हैं अभी। तो ये बहुत स्पष्ट सा सीधा समीकरण, ये संदेश है प्रकृति का कि अब भी संभल जाओ। प्रकृति माँ है, माँ का सम्मान करो, उसका शोषण नहीं होता। माँ प्रेम से अपने बच्चे को दूध पिला देगी, लेकिन उस पर जब अकारण और अनपेक्षित हावी हुआ जाएगा अनपेक्षित रूप से, तो उसका कोप जो है वो परिवारों, समाज और राष्ट्र के पूरे चरित्र पर न सिर्फ दाग लगाता है, बल्कि उनको सबको उसका दंड भुगतना पड़ता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारे ऋषियों द्वारा जाना हुआ सत्य है। नारियों की पूजा का अर्थ क्या हुआ? यथा योग्य पूजा। जो नारी जिस स्थान पर है उस स्थान पर उसको प्रेम मिले, सम्मान मिले, उसका आदर हो। जहाँ जहाँ ये होगा तत्र रमन्ते देवता, वहाँ देवताओं का निवास। देवताओं का निवास का अर्थ क्या हुआ? कि वहाँ का रहने वाला समाज जो है वही देवीय समाज है। वही देवीय समाज है जो अपनी नारियों की रक्षा करता है। मित्रों, भूलना नहीं चाहिए कि रामायण और महाभारत दोनों नारियों की रक्षा में ही, रक्षा के निमित्त ही लड़े गए। और आज भी विश्व के जो बड़े युद्ध हैं उनके केंद्र में जर, ज़मीन, जोरू, तीन ही चीज़ें आएगी। और जोरू का मतलब स्त्रियाँ, ज़मीन माने धरती, और जर माने धन। तो धन और धरती, इससे ज़्यादा महत्व नारियों के सम्मान के रक्षण का है। नारियां सम्मानित रहीं, इसका मतलब उस देश के जो आम लोग हैं वो देवता समान हैं
और देवता समान है तो वो पूरा समाज जो है वो सुखी है। देवता का अर्थ यही हुआ ना कि जो स्वर्ग लोक में रहता है सुखी रहता है। बहुत प्रतीकात्मक हो, लेकिन ये प्रतीक ही वर्तमान में हम देख सकते हैं मित्रों अपने सामने। इस विषय पर मैं और एक वीडियो में आपसे बात करता हूँ। फिलहाल मेरा समय हो गया। नमस्कार।